हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस हम पढ़ रहे थे, जिसका सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सबसे पहले हम ये जानना है कि स्टोमेटा होते क्या हैं। तो स्टोमेटा जो होते हैं वो टिनी पोर्स होते हैं। टिनी पोर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन लीफ पे प्रेजेंट रहते हैं। टिनी पोर्स होते हैं लीफ के ऑन लीफ सरफेस, लीफ के सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हम बात करें स्टोमेटा प्लांट अपना ओपन कब करता है और क्लोज कब करता है। तो प्लांट अपना स्टोमेटा क्लोज करता है व्हेन, जब उसको नो नीड होती है, कोई नीड नहीं होती है। किस चीज की? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज करते हैं जब उन्हें कोई नीड नहीं होती है कार्बन डाइऑक्साइड की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। स्टोमेटा ओपन होता है जब गार्ड सेल जो होते हैं, गार्ड सेल वो जब श्रिंक करते हैं तब भी क्या होता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है। ठीक है, तो गार्ड सेल होता क्या है, यहाँ पे जो ये टर्म आया, व्हाट इज गार्ड सेल? गार्ड सेल क्या है? तो लेट्स अंडरस्टैंड। गार्ड सेल जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। तो गार्ड सेल स्वेल कब करता है? तो गार्ड सेल स्वेल तब करता है जब उसको वाटर का उसके अंदर मूवमेंट होने लगता है। तो व्हेन वाटर मूवमेंट स्टार्टेड इन स्टोमेटा, देन गार्ड सेल swell, and when water shrink from stomata, then guard cell close and stomata also close। तो यही था आपके ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक टॉपिक बचा हुआ रह गया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा का। तो अब हमें स्टार्ट करना है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सिंगल सेल एनिमल की, सिंगल सेल एनिमल्स की, तो इनके पास कोई ऑर्गेनाइज ऐसा ऑर्गन नहीं होता है। तो ये अपने जो भी न्यूट्रिशन होते हैं वो कैसे टेक करते हैं, कहाँ से टेक करते हैं? तो ये अपनी पूरी बॉडी से, होल बॉडी सरफेस पे ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो इसको जानने के लिए एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। तो पहले हम उसे ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं।
न्यूट्रिशन प्रोसेस, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ होता है माउथ, टंग, ओइसोफेगस, डायफ्रागम, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर का काम होता है बाइल स्टोर करने का, स्टोर्स बाइल जूस होता है जो कि बाइल डक्ट सीक्रेट करती है। इधर है आपका स्टमक, यहाँ पाई जाती है बाइल डक्ट, ये है आपका लीवर, यहाँ ये है लीफ लाइक स्ट्रक्चर दैट इज पैंक्रियास, और फिर ये रही आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलॉन भी कहते हैं, कोलॉन। यहाँ है अपेंडिक्स, यहाँ एनस, ये है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हमको डिस्क्राइब करना है, स्टार्ट करना है। सबसे पहले आता है माउथ। हम लोग जब फूड लेते हैं तो हम लोग माउथ के थ्रू लेते हैं, फिर हमारा फूड वहीं से डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड होती है वो सलाइवा सीक्रेट करती है, जिससे कि हमारा जो माउथ होता है वो वाटरी हो जाता है। एंड देन टंग जो है उसको हेल्प करती है सलाइवा और फूड को आपस में मिक्स करने में, और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हम इन्हें स्मेल करते हैं ऑइसोफेगस के थ्रू, और जब ये दोनों मिक्स हो जाते हैं तो हम इन्हें स्मेल करते हैं ऑइसोफेगस के थ्रू, और ये पहुंचता है स्टमक में। स्टमक वॉल जो होती है वो बाइल जूस सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से फूड जो है और भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट करके और बाइल जूस से मिक्स कर जाता है। एंड देन पैंक्रियास सीक्रेट करती है पैंक्रियाटिक जूस, जिससे कि फूड को हेल्प रहती है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद आसानी से बच सके, और उसके इम्पोर्टेंट जो भी केमिकल्स और उसके इम्पोर्टेंट जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, नरिशमेंट्स हैं, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। एंड देन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन अपनी वॉल में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जो भी ब्लड तक पहुंचाने इम्पोर्टेंट रहते हैं, उन्हें वो एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड देन वो फूड को पहुंचा देती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी वाटर, जितने भी वाटर नेसेसरी रहता है, जितना भी वाटर प्रेजेंट रहता है फूड में, उसको लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है अपनी बॉल में। एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन उसको भेज देती है एनस में, और फिर वो आउट ऑफ बॉडी हो जाता है। ठीक है, ये थी पूरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की प्रोसेस। अब हम इसको थोड़ा सा, और इसमें 2-4 पॉइंट है जो कि डिटेल में जानने हैं, तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। जब हम फूड लेते हैं तो जब सलाइवा सीक्रेट होता है तो हमारा जो माउथ रहता है वो वाटर्स तो हो ही जाता है, उसमें सलाइवा जो होता है एक एंजाइम कंटेंट किया रहता है जिसका नाम रहता है सैलिवरी अमाइलेज। सैलिवरी अमाइलेज जो होता है वो ब्रेक करता है स्टार्च को शुगर के फॉर्म में, सिंपल शुगर के फॉर्म में स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। जो स्टमक है ना, जब फूड इधर से स्टमक में
आता है। तो स्टमक एक एक्सपेंडेबल ऑर्गन है जो कि एक्सपेंड कर जाता है, ठीक है, जो कि एक्सपेंड कर जाता है जब फूड स्टमक में आता है। तो ये कभी कभी पूछ देते हैं एमसीक्यू में कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन, एट द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा ऑर्गन जो है वो एक्सपेंडेबल ऑर्गन है। तो एक्सपेंडेबल ऑर्गन स्टमक है, क्योंकि स्टमक में जब फूड आता है तो स्टमक एक्सपेंड कर जाता है। अगर हम बात करें कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है, तो कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन अच्छे से कंप्लीट हो जाता है, जहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट सबका डाइजेशन हो जाता है। और इस पर्पस के लिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सबका सिक्रीशन, सबका डाइजेशन हो जाए, इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं लिवर और पैंक्रियास। ये दोनों अपने जूस को सिक्रीट करते हैं, अपने दोनों ग्लैंड्स के थ्रू डक्ट सिक्रीट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन को देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को उससे हेल्प मिलती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। पैंक्रियाज जो होता है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, जिसमें कि कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्टिव प्रोटीन फॉर्म करता है, लाइपेज जो कि ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट को, जो एक्स्ट्रा फैट रहते हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, तो पैंक्रियाटिक जूस में। तो पैंक्रियाज में प्रेजेंट एक एंजाइम जिसका नाम है लाइपेज, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी आउटर सरफेस पे कुछ स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट रहते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई। विलाई हेल्प करता है सरफेस एरिया को बढ़ाने में। किसके सरफेस एरिया को, तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ाने में कौन हेल्प करता है, विलाई हेल्प करता है। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस थी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। सबसे पहले हम एक रिएक्शन नोट करने जा रहे हैं, हम इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ग्लूकोज और पायरुवेट जब रिएक्ट करते हैं तो तीन प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले तीन रिएक्शन होती है, इसमें प्रोडक्ट्स अलग अलग बनते हैं। सबसे पहले C2H5OH यानी कि एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। नेक्स्ट वन इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी एंड लास्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होने पे कौन सा प्रोडक्ट बनता है ये हमें जानना जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या करता है कि इतना आपको बना करके दे देगा, अब इसमें लिख देगा कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। कंप्लीट करिए, ग्लूकोज में कितने मॉलिक्यूल है, पायरुवेट कितना है, फिर किसके प्रेजेंस में है, किसके प्रेजेंस में फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन हो रही है। तो ये सब कुछ एग्जाम में पूछ देता है रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। चलिए हम इसे कंप्लीट करते हैं और समझते हैं। ग्लूकोज के यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं 6, क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के कितने कार्बन मॉलिक्यूल हो गए, तो कार्बन मॉलिक्यूल हो गए 6। ठीक है, कहाँ होता है ये, तो इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है। ठीक है,
पायरुवेट जो होता है उसमें कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल 3 होते हैं, हाँ कार्बन मॉलिक्यूल 3 होते हैं प्लस एनर्जी भी होती है, प्लस एनर्जी भी होती है। जब पायरुवेट से एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनती है तब प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। कहाँ पे? तो इन ईस्ट में जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। एथेनॉल में कितने कार्बन मॉलिक्यूल है? तो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जब ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करके लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाते हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं और एनर्जी रिलीज हो जाती है, यहाँ पे होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था तो यहाँ होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। और ये कहाँ होता है? तो इन आवर मसल्स, इन आवर मसल, ठीक है। अब जब ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं, तब प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का। यहाँ इस प्रोसेस में प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन का, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। कहाँ पे? कहाँ पे? तो इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं? तो लैक्टिक एसिड में कार्बन मॉलिक्यूल 3 होते हैं। अब सुनिए पूरे रिएक्शन को डिटेल में। होता क्या है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, जब ग्लूकोज और पायरुवेट रिएक्ट करते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म में, then in the presence of oxygen in yeast they form ethanol plus carbon dioxide as well as release energy. And in second step, if glucose and pyruvate react in cytoplasm in the presence of in our muscle cell, if oxygen lacked, then lactic acid formed as well as energy released. And when glucose and pyruvate react in cytoplasm, in the mitochondria and presence of oxygen occur, then carbon dioxide plus water plus energy, then formation of carbon dioxide plus water and energy is released. In glucose, carbon molecule is total 6, as well as in pyruvate, carbon molecule is 3. And in ethanol, the number of carbon molecule is 2, as well as in lactic acid, the number of carbon molecule is 3. This is the whole process of respiration. Respiration क्या होता है? तो respiration अगर हम simple line में define करें तो respiration is defined as a metabolic process where the living cells of an organism obtains energy in the form of ATP. एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? एटीपी के फॉर्म में, by taking in oxygen and liberating carbon dioxide. ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कब? जब ऑर्गेनिक सब्सटेंस का जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उनका ऑक्सीडेशन होगा तब। तो रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जब लिविंग सेल जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एनर्जी ऑब्टेन करता है, लेकिन एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्टेन करता है? तो एटीपी के फॉर्म में
ऑब्टेन करता है, ऑक्सीजन लेता है और लिबरेट करता है, रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ से, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को स्प्लिट करके। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में रिलीज हो रही है, तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो होती है एटीपी के फॉर्म में रिलीज। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी वन वर्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यही हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म होती है, रेस्पिरेशन टॉपिक खत्म होता है। अब हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन आज हम सिर्फ इसके बारे में हल्का सा हिंट ले लेते हैं और फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 3 में इसको पढ़ेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ मूविंग substances from one place to another within an organism, water and nutrient is required for all metabolic activities should be transported in the body of plants and animals. The waste material or excretory products should also move to the region of excretion. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है कि सब्सटेंस का मूव करना फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम इसके आगे की प्रोसेस जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, देन ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए अपने कांटेक्ट में जो भी स्टूडेंट क्लास 9 to 12 में है। ओके, थैंक यू।